भी दे देंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट ये तय करके आया कि कल का पढ़ाई हमको याद नहीं है, मास्टर पढ़ा लो, कैसे पढ़ा दोगे हमको, तो उसमें हमको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। यदि कम उम्र का 2-4 साल का एक्सपीरियंस टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, 2-4 साल का जिसका एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो आपको नहीं पढ़ा सकता है। क्यों नहीं पढ़ा सकता है? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आप शुरुआत कैसे करना है। तो हम हल्का बैकअप पीछे से लेके चलेंगे, हल्का सा। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि उसको टच करते हुए आगे बढ़ें। बस आपको करना क्या है, जो पढ़ाया गया उसको घर पे एक बार जाके रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, समझ गए ना? तो उसको रिवाइज़ कीजिएगा तो यहाँ समझना आसान हो जाएगा। 90% चीज़ समझ लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद तो घर में बोल ही दीजिएगा कि फिजिक्स का मास्टर सबसे ज़्यादा बकलोल है। हालांकि सब सब्जेक्ट सब टीचर बकलोल है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बकलोल कौन है? फिजिक्स का, क्योंकि उसका एक बात समझ में नहीं आता है। एक तो सब्जेक्ट सबसे हार्ड, ठीक है, उसके बाद आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा। आइए, क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, लाइट जला दीजिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड एज, क्या हुआ? सफलता नहीं मिली अभी तक। चलिए, इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस किया गया है? देखिए यहाँ पर एस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमको पता करना है कि मान लीजिए कि t को हमें क्या पता करना है, हमको इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव पता करना है, ds। ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? यदि हम डेल्टा s बाई डेल्टा t लें तो ये एवरेज रेट है, और उसमें क्या करें, डेल्टा t को किसकी तरफ शिफ्ट करा दें? 0 की तरफ शिफ्ट करा दें, तो यही टर्म क्या बन जाएगा? ds अपॉन dt। तो ये जो टर्म है, ये टर्म एवरेज रेट है, एवरेज रेट। और जब उसमें डेल्टा t को लिमिट करा देंगे 0 की तरफ, तो ये जो बनेगा ये टर्म क्या कहलाएगा? हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट बनेगा एवरेज रेट से। तो अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, t को शिफ्ट करा रहे हैं। देखिएगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, t को शिफ्ट करा रहे हैं t प्लस डेल्टा t से। तो s कहाँ से शिफ्ट करेगा? s बराबर s प्लस डेल्टा s से करेगा। यदि ऐसा रिलेशन है तो हम यदि पुट करें वैल्यू, तो s की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? s प्लस डेल्टा s लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू, तो 3। अब यहाँ पर t की जगह पर क्या लिखेंगे? t प्लस डेल्टा t का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी प्लस डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए, अब इसका स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो s प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू 3, और ये t स्क्वायर होगा प्लस 3 डेल्टा t का स्क्वायर होगा, और प्लस 6t इंटू डेल्टा टी होगा, और प्लस ये 2t प्लस 2 डेल्टा टी होगा। ठीक है, अब डेल्टा टी से डिवाइड, अब इसमें से क्या हो सकता है? s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t है, तो 3t स्क्वायर कहीं दिख रहा है और ये 2t दिख रहा है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? डेल्टा s डिवाइड कर दें डेल्टा t से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 डेल्टा t बचेगा, और प्लस 6t बचेगा ये, और यहाँ प्लस 2 बचेगा, होगा? बोलिए। तो यहाँ पर डेल्टा s बाई डेल्टा t इज इक्वल टू क्या बचा? 3 डेल्टा t और प्लस 6t प्लस 2। अब क्या करेंगे? अब हमको डेल्टा s बाई डेल्टा t करना है, और यहाँ डेल्टा t को कहाँ ले जाना है? टेंस कराना है 0 की तरफ, ताकि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तरफ बढ़ सकें। तो ये अब यहाँ पर डेल्टा t टेंस टू 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा, चूँकि 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 6 इंटू टी प्लस 2 हो जाएगा, होगा। और इसी पूरे के पूरे वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? यानी कि ds अपॉन dt। चूँकि ये एक मोमेंट ऑफ टाइम पर डिफाइंड हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इंटरवल की बात ना करके एक पॉइंट की बात करेंगे। मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं एवरेज रेट में, तो एवरेज रेट में चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम,
तो उसमें हम कहेंगे कि एवरेज रेट निकालिए 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। लेकिन जब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की तो हम 1 सेकंड से 3 सेकंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंटरवल को तो हमने 0 के लगभग कर दिया है। तो हम कहेंगे कि 2 सेकंड पर क्या है उसका रेट है, या फिर 3 सेकंड पे क्या रेट है, या 3.5 सेकंड पे क्या रेट है उसका। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको रेट पता करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लगेगा। और यदि एवरेज रेट होगा तो वो इंटरवल में होगा, ठीक है, और ये एक मोमेंट ऑफ टाइम पे होगा, ठीक है। तो फाइनली इसको हम कैसे लिखेंगे? तो फाइनली लिखेंगे इसको कि ds अपॉन dt इज़ इक्वल टू 60 + 2। तो आप सोचिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, s इज़ इक्वल टू 3t² + 2t था। ये पोजीशन से हम यहाँ पे आए हैं, तो ये क्या इसी मेथड से आना हमेशा ज़रूरी है क्या कोई और भी मेथड हमारे पास है जो डायरेक्ट हमको यहाँ पर ले जाए? क्या से? 3t² + 2t से 60 + 2 से 2 तक ले जाएगा। यही तो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट आएगा। अब हमको यदि कह दिया जाएगा कि आप ds अपॉन dt पता कीजिए इंस्टेंटेनियस रेट कितने टाइम पर, t = 2 सेकेंड पर। चूँकि इंस्टेंटेनियस रेट है तो एवरेज उसका इंटरवल तो आएगा नहीं, एक फिक्स टाइम आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 × 2 + 2 करेंगे, तो ये हो गया 14 मीटर पर, यानी कि 2 सेकेंड पर उस पार्टिकल का स्पीड क्या था, 14 मीटर पर सेकेंड। यदि 3 सेकेंड पर निकालेंगे तो और निकलेगा। तो यदि मान लीजिए ds अपॉन dt कितने पर, t = 3 सेकेंड पर, तो 3 सेकेंड पे यानी कि 6 × क्या होगा, 6 × 3 + 2, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ गए? इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? अरे बोलो। इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए है कि t का वैल्यू तो नेगेटिव होगा नहीं, t का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा s का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसीलिए ds अपॉन dt हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ पाए? कभी कभी ds अपॉन dt नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव कब होगा? कोई भी इंटरवल नेगेटिव कब होता है? कोई भी इंटरवल नेगेटिव तब होता है जब फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम होता है। नहीं समझे? नहीं समझ पाए? चलिए देखिए, s = t², ठीक है। तो हमारे लिए इसका टेबल जस्ट बनाएंगे समझने के लिए, सबसे सिंपलेस्ट टेबल ले रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिए, और ख़ासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट और अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उनके आपके जीवन में ये पहला और अंतिम बार आएगा। s और t का वैल्यू 0 तो s कितना, t का वैल्यू 1 सेकेंड तो s कितना 1, यहाँ 2 रखे तो 4, 3 रखे तो 9, 3 4 रखे तो 16। हमारे लिए मान लेते हैं कि t1 जो है वो 1 सेकेंड है और t2 जो है सपोज़ वो 3 सेकेंड है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि टाइम t1 है तो s1 कितना होगा, बोलो? 1 मीटर होगा। और यदि t2 है टाइम 3 सेकेंड तो s2 कितना होगा, 9 मिनट होगा, मीटर होगा। तो हम पता करेंगे डेल्टा s, तो डेल्टा s क्या होगा, s2 - s1 होगा ना। तो s2 कितना है, 9 - 1 = 8। मान लेते हैं लेट थोड़ा देर के लिए, s1 हमारा आता 4 मीटर और s2 आता हमारा 2 मीटर। मतलब कुछ ऐसा होता, हम अभी करके भी बताएंगे, रिलेशन भी निकालेंगे। जब s1 ज़्यादा है और s2 कम हो गया तो हम यहाँ से डेल्टा s निकालेंगे, तो क्या होगा वो s2 - s1। तो s2 कितना है, 2 - 4 = -2। तो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि s2 जो है वो लेस देन s1 है। इसका मतलब इंटरवल नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम होगा। समझ पाए? इसलिए डेल्टा टी आपको कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ेगा। टाइम कभी घटा है क्या? यदि टाइम घटता तो आप तुरंत उसको बैक करके अपने स्कूल टाइम ठीक कर लेते, लेकिन वो ठीक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए? हाँ, क्या 4:30 बजे? उससे क्या होगा?
वो टाइम थोड़ी ना पीछे आ जाएगा। आप 10th के साथ बैठिएगा, 10th वाला जवाब दे देगा, आप नहीं दे पाइएगा, चाकू को रखिएगा ऐसे भोंक लीजिएगा, क्या करेंगे? बस सोचिएगा कहानी ख़त्म, ऐसे कर लीजिएगा। 9-10 में मत बैठिएगा, वो आपसे तेज़ है पढ़ने में, कहीं मैटर गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। और जब हम पूछ रहे उसमें पढ़ाते हैं तो पूछते हैं यदि वो जवाब दे रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो शुरुआत तक तो ठीक चलेगा। जब उसको पता नहीं है कि हाँ आप 11th में हैं, जब उसको पता चलेगा कि 11th में, तो ऐसे बोलेगा 11th में है, तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो खुद ही बोल देगा, आपके मुंह पे ही बोल देगा। थोड़ा मोड़ा खुददारी का पुरिया रखे होंगे तो खा लीजिएगा, समझ गए? आइए, क्या हुआ इधर देखो, S2 इज़ लेस देन S1, उस केस में हमेशा आपको वैल्यू कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है। तो t का वैल्यू मान लीजिए कि 1 है, तो x क्या होगा बोलो? 3 को भी हटा दीजिए, चलिए t को भी हटा दीजिए, t स्क्वायर माइनस 4t, तो x का वैल्यू -3 होगा, और जब t का वैल्यू 2 सेकेंड है तो x क्या होगा? -4। तो अब आपको ये -4 मिला, तो x2 माइनस x1 कर रहे हैं, तो -4 और माइनस ऑफ -3, तो कितना आ गया? 4 माइनस प्लस 3, तो कितना आ गया? नेगेटिव आ गया। हुआ कि नहीं? इसका मतलब x2 छोटा है x1 से, है ना? नहीं छोटा है। तो इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, और यही चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर रिटार्डेशन में ये सारा चीज़ फिर जाकर के डॉट्स, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। आप इनको जानते हैं, स्टीव जॉब्स को जानते हैं या जानते थे? जानते थे। उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने कॉन्वोकेशन में स्पीच दिया था, सुना है आपने? सुने नहीं है तो फेमस है, तो सुने क्यों नहीं है? हाँ, क्या आप उसी कैटेगरी में से इसको रख लेते हैं, एक सही समय पर इसको सुनेंगे, और वो सही समय कभी नहीं आता है, ठीक है। सुनिए, ऐसे जीनियस लोगों का कहानी सुनना चाहिए, क्या कहा उन्होंने, क्या बोला, ठीक है। उनका एक बहुत छोटा सा लाइन है कि आप हर दिन को ऐसे जिए कि मान के चलिए कि ये आपके जीवन का अंतिम दिन है, और एक दिन ऐसा होगा कि आप सच होंगे, ठीक है। कितना लोग तो पागल हो गए, तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया, हे भगवान ये आदि तो नहीं है, समझ गए? उसका कहने का थीम समझें। अच्छा है कि नहीं सुन रहे हैं आप अभी वही इंस्टाग्राम और फेसबुक करिए, वही ठीक है अभी आपके लिए, कहीं डिप्रेशन में आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया? चलिए, तो अब हमको ये यहाँ पर फोकस करना है। सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ फोकस करना है, इससे हमें ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे आ जाए। तो इसके लिए हम लोग कौन सेट ऑफ फार्मूला यूज़ करेंगे, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। यानी कि टू ब्रेक अ पर्टिकुलर सिस्टम इन n नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और n नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, जैसा कि मैंने आलू को कट करके बताया था ना, उसी तरह उसको एनालाइज करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उसके हर पोर्शंस को समझने के लिए आप छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे आपका टारगेट है कि हमको IIT JEE निकालना है 2027 में, मान लीजिए सपोज करें, तो उसके लिए वो तो एक बड़ा टारगेट हो गया ना, उसके लिए छोटे छोटे टारगेट्स आप बनाएंगे ताकि वो बड़ा टारगेट अचीव किया जाए। तो आपने मेन टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे टर्म्स में, और वही छोटा छोटा टर्म्स आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अचीव कर रहे हैं उसको, तो आप मेन गोल भी अचीव हो जाएंगे। ये टारगेट को अचीव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आज से 6 महीने के बाद आप जो करेंगे, उससे ये तय कीजिए कि 1 महीना में क्या करेंगे, उससे ये तय कीजिए 1 वीक में क्या करेंगे, उससे ये तय कीजिए कि आज क्या करेंगे, तो उससे वो रिलेट हो जाएगा, होगा ना। तो उसी को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का उल्टा डिसइंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना। तो पहले क्या कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए।
फिर हम लोग डिफरेंशिएशन में इंटर करेंगे। चलिए, और बढ़िया से एकदम रिलेट कर लीजिएगा, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे, समझ गए? क्योंकि फिर इसके बाद आपको लगेगा, जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, सबको ये लगेगा अरे छोड़ो, ये मास्टर का बात उतना नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या हुआ, वन शॉट है ना, वन शॉट देख लेंगे। पता चला वन शॉट आज तक देख ही नहीं पाए। अरे रुको, अभी मत पूछो, अभी नहीं, क्लास के बाद। तुम क्लास के बाद मिलता क्या नहीं है, पूछता है यहाँ क्वेश्चन क्लास तुरंत सीट मिला तो अभी तुरंत बनाना शुरू कर दिए। क्लास के बाद पूछ लेना, आराम से सब बताएंगे। अभी इसमें कुछ बताना बाकी भी है, ठीक है? अभी हम सीट बनाने के लिए कहे भी नहीं है, जब हम कहेंगे तो बनाना, ठीक है? उधर कंप्लीट हो गया ना? टेस्ट कैसा जा रहा है तुम्हारा? नॉर्मल जा रहा है, तो इस बार कुछ बेहतर करना है ना? वो तो हल्का फुल्का टेस्ट था, उसके लिए नहीं टेंशन लेना है। आगे अब जो आने वाला टेस्ट है 27 तारीख को, उस दिन मज़ा आएगा, और ये वाला टेस्ट में और मज़ा आएगा। धीरे धीरे टेस्ट में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद पूरा टेस्ट का शेड्यूल निकाल देंगे। सर केमिस्ट्री में सर को बोलिएगा ना पूरा देने की। एक्चुअली सर का थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रहा है, हम बोल देंगे सर को। घर पर कुछ मेडिकल इशू चल रहा है घर का, तो वो जैसे ही उससे निकलते हैं ना, तो हम बात करेंगे सर से। डिटेल में पढ़ना है मैथ वाले को, लेकिन हम लोग यहाँ शॉर्ट में करके चलेंगे। पहला फार्मूला पहला पर करेंगे। पहला पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है हम आपको बता देते हैं। उस पॉइंट से आप लोग समझ लीजिएगा कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो पहला रूल देखिए, फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है, सब लोग ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एफ वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, मान लीजिए कि वाई क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो एंड एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस किया गया, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, वेयर, पीयूष देखो यहाँ ध्यान से, वेयर n इज क्या होगा, यदि मान लीजिए कि 1/√2 है, तो 1/√2 रियल नंबर है, इंटीजर है, या फिर इरेशनल नंबर है, या रैशनल नंबर है, क्या है? रियल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर तो होगा, ठीक है? तो हम n को मान लेते हैं n इज़ रियल नंबर, सेफ साइड के लिए, ठीक है? रियल नंबर है, तो n क्या है, रियल नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब हमको क्या पता करना है, यदि हमको पता करना है dy अपॉन dx, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है, जिसको हम डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट इसको कहते हैं, और डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इंस्टेंटेनियस रेट अचीव करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, dy अपॉन dx किया। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का। कौन करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है? तो जैसे ये पूरे के पूरे टर्म को ना, इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएशन का हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव बोलते हैं इसे, ठीक है? तो ये डेरिवेटिव है, ये क्या करेगा, y को डिफरेंशिएट करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के टर्म में। तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा किसके टर्म में होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसको फिर से आपको याद रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन, y, विथ रिस्पेक्ट टू
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन? X. x। इस तरह से याद रखिएगा, यही हमारा ऑपरेशन, ये डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम ये काम करेंगे। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? रूल क्या कहता है? तो रूल कहता है कि यदि हमारे पास y = x⁴n है और हमें dy/dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे? n को शिफ्ट करके आगे करेंगे, तो यहाँ n होगा और शिफ्ट किए हैं तो एक n-1 कर देंगे। ठीक है, समझ गए? यहाँ n लिखे, x⁴n-1 कर देंगे, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, y = x⁴, तो यहाँ n कितना है? मन में काउंट कीजिए, n कितना है? 3 है। तो हमें क्या निकालना है? dy/dx, तो ये आ जाएगा 3x3 - 1 = 3x²। ठीक है, और एग्जाम्पल 2 लेते हैं। सब लोग मेरे साथ सफ़र करते चलिए और देखिए कहाँ हम लोग पहुँचेंगे। अब मान लीजिए कि y = 3t² है, तो हम क्या लिखेंगे? dy/dx नहीं करेंगे, ये गलत होगा। क्यों dy/dx गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, यहाँ पर y है डिपेंडेंट वेरिएबल और t है, तो हमेशा डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट का होगा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? इंडिपेंडेंट के। तो ये गलत हो जाएगा, हमको क्या लिखना पड़ेगा? dy/dt। ठीक है, इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट का हम आगे बताएंगे खुद आपको, अभी जस्ट थोड़ा देर में आगे इधर बताएंगे, अभी आप उसको रहने दीजिए। 3 और इसको लिखेंगे तो 2 आ गया और t⁴ - 1, तो ये हो गया 6t। होगा ऐसे, क्योंकि t पे पावर 1 मतलब t है ना। और आपको पता है कोई वेरिएबल या समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, उसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि थर्ड एग्जांपल, मान लीजिए आपको कह जाएगा कि x = थीटा, मान लीजिए 2θ - 3 है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा? रेट। तो dθ/dx/dθ बराबर क्या हो जाएगा? 2 × -3 और इंटू θ⁻³ -1, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया? -6 θ⁻²। समझ पाए? तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल θ है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। समझ गए? इस तरह से रिलेशन चेंज होता जाएगा। मान लीजिए अलग एक 4 नंबर एग्जांपल ले ले। मान लीजिए कि इफ़ सपोज करें x = 3t⁻⁻1/√2 या फिर 1/2 ले लेते हैं, -1/2 है। तो यहाँ n कितना है? ये हमारा n बनेगा क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पे पावर है। तो अब हमको क्या निकालना है? dx, और ये क्या बनेगा? dt। तो बराबर क्या हो गया? 3 × -1/2 और t⁻⁻1/2 -1, तो आएगा कितना? -3/2 और t⁻⁻1 -3/2। इसको और अच्छे से लिखना हो तो -3/2 × t⁻3/2 ऐसा लिख सकते हैं, ना। तो ये हमारा हो गया dx/dt। समझ पाए इस बात को? क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम 0 क्यों कर रहे हैं? देखिए ध्यान से। मान लीजिए सपोज करें कि x = 3 है, ठीक है, और हम मान लेते हैं एक सबसे बेसिक कॉमन जो हमारा वेरिएबल है टाइम। तो हम मान लीजिए इसको लेट x इज़ फंक्शन ऑफ t। तो हम इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? x = 3 × t⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि t⁻0 क्या होगा? तो फिर से x आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करना है, तो dx/dt करेंगे, ठीक है, = 3 और यहाँ पर क्या होगा? 0 × t⁻0 - 1,
तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 और t टू द पावर -1, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 dx अपॉन dt। इसका मतलब एक और बात समझिए ध्यान से, इसका एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी अच्छे से समझना है। क्या है इम्पॉर्टेंट बात? ये क्या बताता है, dx अपॉन dt मतलब x का वैल्यू टाइम के साथ चेंज करेगा, लेकिन यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो टाइम के साथ चेंज करेगा नहीं, क्योंकि हम पहले भी बताएं कि वेरिएबल हो अलग चीज़ है और कांस्टेंट अलग चीज़ है। तो कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, इसलिए तो उसका चेंज जो आएगा वो 0 आएगा, होगा ना। मान लीजिए कि कोई एक पत्थर है यहाँ रखा हुआ है और आज भी रखा हुआ है, 4 दिन के बाद भी रखा हुआ है, तो उसका पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका रेट मतलब उसका वेलोसिटी या स्पीड क्या कहलाएगा 0, इसीलिए उसका रेट क्या आ रहा है। समझ पाए इस बात को? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ ये हम बताएं, और ये मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब कोई भी कांस्टेंट का रेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो 0 होगा, ठीक है। और जो टाइम के साथ चेंज होगा तो उसका कुछ वैल्यू आएगा, समझ गए। जैसे ये टाइम के साथ चेंज हुआ तो इसका वैल्यू कुछ आया, आप t का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। और यदि हम t का वैल्यू 1 सेकंड रखेंगे तो कोई भी वैल्यू आएगा उसका रेट बताएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, तो ये हो गया इसके लिए। इससे पहले भी आए हैं क्या हम लोग? नहीं। अब इसके बाद देखिए ये हो गया, अब इसमें हम लोग अगला सेकेंड रूल पढ़ते हैं, रूल 2। ये तो सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हुआ। रूल 2 क्या कहता है? इफ़ y इज फंक्शन ऑफ x सच दैट, किस तरह से, सच दैट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ठीक है, ये साइन के टर्म में है। तो हमें क्या पता करना है, dy अपॉन dx, यानी कि आप इसमें ये देखिए, इसके बारे में यहाँ कह देते हैं वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो ये यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। x चेंज करेगा तो चेंज करेगा, यदि x का वैल्यू 0 है तो साइन b का वैल्यू जो होगा वही होगा, होगा ना। यदि मान लीजिए x का वैल्यू π/2 है और a का वैल्यू कुछ आता है b का, तो उससे कुछ अलग वैल्यू निकलेगा, साइन का कुछ अलग वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा y चेंज करेगा, तो ये बात तो सही है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या लाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक इसमें एक रूल है जो हम बताएंगे भी, बता भी रहे हैं, और आगे भी इसको हम प्रूफ करेंगे, मतलब आगे भी इसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। देखिए यहाँ जो भी टर्म है, पहले जो भी टर्म है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो टर्म है इस टर्म को हम कैपिटल Y मान लेते हैं, कैपिटल Y मत मानिए, Z मान लेते हैं। चलो तुम्हारा ही बात, इसको Z मान लीजिए। कौन से टर्म को? ये पूरे टर्म को। तो Z मान लिए तो क्या हुआ कहानी, ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिकल अप्रोच कैसे लिया जाता है, खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसको। तो यहाँ पर हम Y बराबर क्या ले सकते हैं, साइन Z लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम dy अपॉन dx करेंगे जो यहाँ कर रहे थे, तो ये कुछ नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है वो चेंज कहाँ हो रहा है, ये चेंज z के रिस्पेक्ट में हो रहा है। z चेंज करेगा तो x चेंज होगा, y चेंज होगा। तो यहाँ पर y इज़ नॉट फंक्शन ऑफ x, हेयर y इज़ फंक्शन ऑफ z। हाँ ये बात अलग है, बट वी नो z इज़ फंक्शन ऑफ x। समझ पाए इस बात को? बोलो, अच्छे से समझिए, 2 मिनट ध्यान से देखिए। कोई कमी है, कोई डाउट है तो पूछिए। सबको सीट मिल गया है? हाँ, दोनों सीट मिल गया? अच्छा, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया है, और मिल जाएगा, बोलिएगा तो और मिल जाएगा। अब बढ़िया से ठोंगा बना करके, ऐसे वाला कोन वाला, जैसे एक तो नहीं सब्जी उब्जी सब लगा लिया था, कहाँ है जी? तुम्हारा था ना?
समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि y इज़ फंक्शन ऑफ x। बोर्ड की तरफ सब लोग देखिए ध्यान से, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। यदि y फंक्शन है x का तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन साइन के अंदर में जो हमारा उसका वैल्यू है, जो वैल्यू से हमारा साइन ऑपरेट करता है, वो वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। कंबाइंडली ये पूरा वैल्यू z के बराबर है, ठीक है। चूँकि a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं ना कि z इज़ फंक्शन ऑफ x। z इज़ फंक्शन ऑफ x नहीं है, क्योंकि x के चेंज होने पर z चेंज करेगा, है ना। अब कहानी क्या कह रहा है, तो हम z मान लिए उसको, तो हम लिख सकते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ z, लिख सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन हम dy अपन dx तो नहीं करेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ तो z है, तो हमको तो dy अपन dx चाहिए। हम dy अपन dz कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि z भी वेरिएबल है, क्योंकि x वेरिएबल है, और x के चेंज होने से z चेंज करेगा, और z के चेंज होने से y चेंज करेगा। तो यहाँ एक इंटरमीडिएट पर्सन आ गया। आप डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हैं x से, आप नहीं लाया है, कोई दूसरा नहीं लाया, आपने ही लाया है उसको z को, सुविधा के लिए अपना। कैसे डील करेंगे देखिए ध्यान से, सुविधा के लिए आपने ऐसा किया है, और ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो आप देखें यहाँ पर क्या है, हमको चाहिए dy अपन dx, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे। सब लोगों को ये बात क्लियर है ना, अरे बोलो, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन लगे तो पूछिएगा, और कल तो पूछेंगे ही हम। कल फ्राइडे है क्या, फ्राइडे को क्यूज़ रखते हैं, हॉल में बैठा करके म्यूज़िक बजेगा, क्यूज़ पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन में इंडिया 8 डिग्री 4 पे क्यों है, ठीक है। इक्वेटर पर अभी के समय में सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, 4 ऑप्शन रहेंगे, और जो जीतेगा, गर्ल्स एक ग्रुप रहेगा, ग्रुप ए, बॉयज़ ग्रुप बी, ठीक है। जो जीतेगा उसको थम्स अप मिलेगा, मतलब पीने के लिए। क्या जीतेगा? तो क्या क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप ही बताइए क्या क्वेश्चन रहेगा। हॉल है ना, उस पर स्मार्ट बोर्ड पे आ जाएगा। हाँ, आप जवाब दीजिएगा, आपका ग्रुप जीतेगा। हाँ जी, के तो क्या पूछा जाए आप ही बताइए, वही पूछ देंगे। हाँ, तो क्या रहेगा सवाल, कुछ तो समझ में आएगा। तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, बोलो जवाब देने के लिए, कुछ पता रहेगा तब ना। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ये क्या ठीक है, सारे विचारों को सहमति से फॉलो करते हुए, क्योंकि यहाँ डी जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या। और हमको पता है चूँकि जेड किसका फंक्शन है, एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो इससे हम दोनों काम कर लिए ना। तो इसमें क्या करेंगे अब हम करेंगे क्या, पहले निकालेंगे dy अपॉन dz। तो साइन जेड यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन जेड है ना। अरे देखिए यहाँ पर, तो dy अपॉन dz करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन का कॉस जेड, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, dz अपॉन dx करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे, इसके बाद करते हैं, ठीक है। तो ये आया, कॉस जेड आ गया। अब हमको dy अपॉन dz का वैल्यू पता है, यहाँ पुट करेंगे। अब हमको z अब पता है, तो हम क्या सकते, z बराबर क्या है, ax प्लस b। तो dz बाई dx क्या होगा, पूरा दुनिया जानता है, किसी से छिपा हुआ है क्या, a इंटू 1 प्लस 0। बोलो, समझ में आया तो हाँ, नहीं समझ में आया तो ना। नहीं समझ में आया, हर्ष कहाँ से, ऐसे नहीं बोलना है कि एक बार फिर से समझाओ, ऐसे नहीं, कहाँ पर, शब्द नहीं है, जेड कुछ बोलो, समझ में आया कि ऊपर से निकल गया, बोलो। नहीं समझ, हम पहले भी बताए हैं, पहले भी आपको समझदारी से पहले भी आपको आगाह किए हैं कि ये थोड़ा सा बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे ज़्यादातर 80% स्टूडेंट इसलिए बायोलॉजी ले लेते हैं कि मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब फिज़िक्स तो आपको मतलब पूरा तरह से छाप देगा मैथ में,
इतना तो जरूर करा देगा कि आपको नफरत हो जाएगा कि फिजिक्स से भी क्यों ले लिया हम, अब फिजिक्स तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मन में कभी भी सबसे पहला एकदम माइंड में एकदम क्लियर रखिए कि हमको मैथमेटिक्स से पीछा नहीं छुड़ाना है, हमको मैथमेटिक्स से दूर नहीं जाना है। मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम उस पर ध्यान देंगे वो बेहतर हो जाएगा। बस ये यदि सोच लिए तो आपका फिजिक्स बढ़िया हो जाएगा। फिजिक्स बढ़िया हो जाएगा तो जेई फर्स्ट स्टेप में या नीट फर्स्ट स्टेप में आराम से निकल जाएगा। जेई से ज़्यादा आसान है नीट, समझे? जेई से बहुत ज़्यादा। जेई का यदि टफनेस लेवल आप 10 में मांगेंगे हमसे तो 7 है या 6 है, मान लीजिए 6, तो नीट टफनेस के मामले में 1 है, मतलब 10 में 1 है टफनेस के मामले में, यानी ईजीनेस के मामले में 9 आउट ऑफ 10 है। जेई से बहुत आसान है नीट, बस अप्रोच सही रखिए, एकदम करंट ईयर में 600 से ऊपर आएगा। और हम हमेशा एक तरफ जेई एक तरफ नीट, हमेशा हम नीट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि हम खुद जेई क्वालिफाई हैं, लेकिन हम नीट को ज़्यादा देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि डॉक्टर बनना सोशली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है रादर देन इंजीनियरिंग के। उसके कंपेयर में इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा वैल्यू है, लेकिन उसके कंपेयर में मेडिकल साइंस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी के समय में। हम चाहते हैं, या कोई भी आदमी ये चाहेगा कि समाज में अच्छे डॉक्टर्स आएँ, ताकि जो ये डॉक्टर्स का जो नेक्सस बना हुआ है या फिर इस तरह का जो लूट खसोट बना हुआ है वो कम हो। समझ गए? इसलिए हम मेडिकल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब आइए, ये कर सकते हैं, तो ये समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछिए। देखिए यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए। जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है ना, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, ये ए एक्स प्लस बी को हम क्या माने, जेड, तो जेड बराबर ए एक्स प्लस बी है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें ए तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, और x टू दी पावर 1 है तो 1 आगे बढ़ा, और यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, x 1 आ गया और x टू पावर 1 माइनस 1, तो ये आया 1 इंटू x टू दी पावर 0, और समथिंग टू पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 आ गया, और जो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी बताए, प्लस तो प्लस रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइनली dz अपॉन dx क्या बना, a बना। तो अब आइए इस फार्मूला में, तो हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो क्या हमें पता है dy अपॉन dz कितना आया है? हाँ, cos z आया, और dz अपॉन dx कितना आया, a आया, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, तो dy अपॉन dx, तो आ गया a cos z। चूँकि z हमने खुद से माना है ना, उसको हटाएंगे ना, तो dy अपॉन dx, तो ये क्या हो गया, a cos ax प्लस p, ये रिजल्ट आया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? cos इसलिए क्योंकि रूल है कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। मैथमेटिक्स वाले डीप में जाएंगे तो वो बताएंगे कि क्यों cos आएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, बस ये रूल को याद रखना है, साइन का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन करेंगे हम लोग आगे। समझ गए? क्लियर है ये चीज़? तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये सारे टर्म मैथमेटिक्स में पढ़ने होते हैं, लेकिन जितना फिजिक्स में यूज़ होता है उतना हम करके चलेंगे। फिजिक्स में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि क्यों होगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, कभी नहीं पूछेगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी से रिलेटेड है, जैसे आप यहाँ पर देख लिए ना, अब इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन -3x प्लस 1/2 लिखा हुआ है ऐसे, तो आपसे पूछ रहा है dy अपॉन dx क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, a क्या है इसमें, -3 cos -3x माइनस 1/2, ऐसा होगा ये रिजल्ट। अरे बोलो, होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू साइन 2x, ये लिख दिया गया, तो अब हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx, तो यहाँ 2 साइन 2x ऐसा लिख सकते हैं सिंपली।
लिख सकते हैं ना। तो ये साइन का सेकंड रूल हुआ। इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर हम लोग थर्ड रूल में आते हैं। यही से स्टार्ट है। यहीं से स्टार्ट है रूल 1। चलिए लिखिए। हाँ नीचे करें, उसके ऊपर भी है क्या? बस यही तो है। चलिए जल्दी एकदम फास्ट लिखिए तो। हाँ इसको ख़त्म करके चैन रूल में आ जाएंगे तो मुझे चैन आएगा। घर पे क्या है? अच्छा शाखा में जाना है तुमको, तो शाखा में तुम आज ही चले जाओ। क्लास हो जाएगा। सब लोगों को आई कार्ड मिल गया है? तुम लोगों को नहीं मिला, 2 स्टूडेंट को नया नहीं मिला होगा, मांग लेना आई कार्ड। कल 12th में दो स्टूडेंट को फाइन कर दिया गया। हाँ आप लोग के शुभकामनाओं से हर साल हम लोग 25-26 हज़ार लाइफ फाइन ले लेते हैं। बस खाली एब्सेंट हो जाओ 1 सप्ताह, उसके बाद देखो। मान लो चेक करना हो कि हाँ देता है कि नहीं कोई। तुम्ही से शुरुआत करते हैं। अर्जेंट काम तो बताइएगा ना रिकॉर्ड में। कोई बच्चा एब्सेंट है 1 सप्ताह से, तबीयत ख़राब है, उसका कहना है कि सर तबीयत ख़राब था 1 सप्ताह से मेरा, तो हम नहीं आ सके, तो आप मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे ना। नकली बन जाता, ठीक है, तो नकली में खर्च होगा ना। तब हम हर बार तो नहीं लीजिएगा नकली खर्च करके। डॉक्टर भी बोलेगा अरे भाई कभी तो दिखा लो, हमेशा खाली लेटर बनाते हो। डॉक्टर के मुताबिक जितना वो मांग रहा है उतना पैसा नहीं दीजिएगा ना, तो लिख देगा कि हाँ ही, और सीधे सीधे बोल देंगे कि कुछ अंड बंड रोग लगा देगा, समझे कि हार्ट की बीमारी है, हार्ट 72 की जगह 184 धड़क रहा है, ठीक है। परेशान होएंगे ना आप। ये बहुत आसान है कह देना 2 दिन सर तबीयत ख़राब था 2 दिन नहीं है। अरे ऐसे कैसे? यहाँ का रूल सब पे लागू होता है, हम पे भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, हम पे भी लागू होता है। हम पे इंस्टीट्यूशन करता है, और कौन करे? अच्छा एक चीज़ बताओ, हम रहें ना रहें तो इंस्टीट्यूशन तो रहेगा कि नहीं रहेगा? आप लोग यहाँ से पास आउट होने के बाद भी तो इंस्टीट्यूशन रहेगा ना। तो आपसे भी ऊपर हुआ, मेरे से भी ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ कि नहीं इंस्टीट्यूशन? तब तो इंस्टीट्यूशन का जो नियम है उसको तो फॉलो हमको भी करना पड़ेगा। नहीं नियम फॉलो करते थे क्यों हम टांगे हुए हैं? ले कोई ज़रूरी है? तो हमको ही फाइन देना पड़ेगा ना। तो नियम मेरे लिए भी तो है कि नहीं? हम तो ऐसे रहना चाहते हैं एकदम आई का ऐसे पहन करके, एकदम शरीफ आदमी की तरह। डिसिप्लिन से ही तो सब कुछ बेहतर बनता है। और कैसे बनता है? जिसको जो मन में आएगा वो करेगा। कैसे होगा? मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है, कोई इधर वाला इधर जा रहा है, उधर वाला उधर जा रहा है, उधर वाला इधर जा रहा है, इधर वाला इधर जा रहा है, सब चौक कर जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। करेगा ऐसे? सबसे ज़्यादा हमको आश्चर्य लगता है वो हवाई जो नहीं घूमते रहता है उस पर, वो पूरा एक्सीलेटर ऐसे लिए हुए है, तभी भी तेज़ नहीं भाग पा रहा है। हम लोग देखो इसको और घुमाओ, मतलब हम अपना बाइक से जा रहे हैं ऐसे, वो पूरा एक्सीलेटर हाई लिए हुए है, तभी भी स्पीड उसका हाई नहीं है, ना वो बढ़ रहा है ना बढ़ने दे रहा है। किसी तरह हम साइड लेके थोड़ा सा उसके पैरेलल में आए। हम लोग देखो पूरा घुमाओ उसको, पूरा ऐंठ दो ना और तेज़ बढ़ गई। कुछ लोग तो ऐसे है, इधर एक्सीलेटर ऐसे किए हुए हैं, इधर फ़ोन से बात कर रहा है। किसी के पास लाइसेंस नाम का चीज़ भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि लाइसेंस लेना होता होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। 2 रूल हो गया, अभी एक रूल और है, तीन रूल्स और पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, टाइम कहाँ हुआ है? अभी टाइम कहाँ हुआ है? अभी थोड़ा सा समय है, अभी नेक्स्ट करते हैं। कर दे, चलिए। डाउट नहीं है किसी को? अरे किसी को कोई डाउट नहीं है? क्या हुआ? बेचारा वो पतला लड़का को तुम दबा रहे हो। हाँ, कहाँ पर? ये dy अपन dz और dz बाई dx है। हाँ, तो इसी के बराबर है वो, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्या हुआ? 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं उस पर। आइए, हाँ, परेशानी सब आपस में दोस्ती बना के रखिए, तो वो भी तुम्हारा दोस्ती है। श्रीमान तो पहला ही दिन एब्सेंट हो गया था ना, पहला ही दिन घर चला गया था। उस दिन मिठाई भी बटा था डब्बा में। मन नहीं लग रहा था, मेरे पास फोन। हाँ, वो फ़ोन नहीं था इसलिए मन नहीं लग रहा था। अनजान लग रहा था। अनजान लग रहा था? आते और हमसे मिलते। नहीं, मेरे रूम में सिर्फ अभी थे, इसलिए मन नहीं लग रहा। इससे बात होता है ना, पुष्कर से बात होता है। और क्या क्या बातें करता है वो? सबसे मतलब कि सबसे खतरनाक टीचर कौन कहता है? आप ठीक है ना? मेरा ही नाम लेता है। ना ना, हम तुमको खतरनाक लगते हैं आपको कोई खतरनाक? क्या? आपको खतरनाक कोई नहीं लगता? कोई नहीं लगता है ना। देखो, वो तो डरा रहा था झूठ उठ कर। उनके हिसाब से आप, मेरे हिसाब से कोई नहीं है। देखो, वेरी गुड। बताओ, और क्या कह रहा था? बोलो, कुछ बताओ सब लोगों को। छिपाओ मत, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, पार्टी उटी होते रहता है। एक बार पुष्कर की मौसी फ़ोन की थी तो इतना हम सुना दिए थे, बाद में हमको बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। वो भी एक लंबी कहानी। देखिए, मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हम स्टूडेंट से बहुत अटैच हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में ऐसा होना नहीं चाहिए। आज का समय बहुत अलग है। स्टूडेंट टीचर को टीचर नहीं समझ रहा, हम स्टूडेंट को अपना समझते हुए। एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट 22 वाला बैच में या 21 वाला बैच में था, एक स्टूडेंट 13,000 रुपया फ़ी हमसे बोला कि सर अभी हम उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट देना था। तो मनीषी सर देखता है, तो बोला कि सर मेरे पास फ़ी लाए थे लेकिन पैसा गिर गया सर, रास्ते में कहीं कैश गिर गया, सो अभी मेरे पास पैसा नहीं है सर, और घर में पापा से मांगेंगे तो पापा गुस्सा आ जाएंगे। हम उसके मतलब भावनाओं में बह गए। लेकिन फिर मुझे अज्ञात सूत्र समझते हैं? अज्ञात सूत्र समझते हैं मतलब अननोन, मतलब सोर्स से हमको पता चला। हाँ, स्पाई से। हाँ, स्पाई से पता चला कि 15,000 में अपनी गर्लफ्रेंड को एक फ़ोन दिया है। मेरा खून खौल गया। बताइए, हाँ, उसके मदद की उसने मेरे पीठ पर। गलत बात है कि नहीं? है कि नहीं? फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? हम कुछ नहीं बोले, क्या कहेंगे?
जब हम उसको एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे पास फ़ी अभी नहीं है तो तुम कैसे दोगे, जाओ कोई बात नहीं। अब बाद में हमको ये मालूम चला, अरे बहुत सारे सोर्स हैं मेरे। थोड़ा ऊपर करना है। इसी दिन से मैंने कुछ नियम बना लिए। हो गया? नहीं सर, चल एक दो रूल और पढ़ते हैं, बस कहानी खत्म। कल क्या, कल कोई देखा है? मान लीजिए कल हम नहीं रहे तो टीचर आ जाएंगे। हाँ? हाँ? दूसरे टीचर आ जाएंगे। देखो तो वही तक समझ रहा है। देखो क्या बोलते हैं उसको, गाँव बोल, श्रीमान, मान लीजिए कि कहीं हम थोड़ा इधर उधर हो तो तुमको जीवन संभाल लेना है, ठीक है? निश्चिंत रहो, इतना है इसमें कि तुमको अगला 2 पीढ़ी तक सोचने की ज़रूरत, ठीक है? आइए चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो रूल 3, किसको चक्कर आ रहा है? बैठे बैठे एसी में चक्कर आने लगा। काम ही नहीं कर रहा है। काम कैसे नहीं कर रहा है? किसको चक्कर आ रहा है? तुमको आ रहा है चक्कर, तो आप पता ही नहीं किसको चक्कर आ रहा है। चलिए आइए, लास्ट रूल है। चलिए 2-4 लोग बेहोश भी हो जाएगा, बोलेगा सर ग्लूकोन डी बढ़ाइए, ठीक है? अब ला के रख देंगे ग्लूकोन डी, क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज फ्लेवर। आप लोग तो नहीं पिलाए हमको, हम ही पिला देते हैं। हाँ अरे ठंडा पानी में ग्लूकोन डी डाल करके ऑरेंज फ्लेवर हल्का सा चीनी लगा मिलाई, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा नहीं लगता है? थॉम्स अप तो मिल ही जाएगा, सबसे सस्ता टिकाऊ है वो। हाँ तो थॉम्स अप आ जाएगा, है ना? इस पूरे टर्म को हम क्या ले सकते हैं? इसको जेड ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस जेड, ठीक है? और z क्या है? ax प्लस बी। तो आपको dz बाई dx पता कर सकते हैं, कितना आएगा? a प्लस 0, ठीक है? और आपको dy अपॉन dz पता हो सकता है, माइनस साइन z होगा। और आपको क्या पता हो सकता है? z का वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए dy अपॉन, अरे इधर देखो, dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx। तो dy अपॉन dz कितना आया? माइनस साइन ax प्लस बी, ठीक? और dz बाई dx इंटू a, तो ये आ जाएगा माइनस a साइन ax प्लस बी, ठीक है? ये होगा dy अपॉन dx। जिसको राउंड अप किए हैं एकदम सब रटा होना चाहिए। सुनिए एक चीज़ बताते हैं, जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। कल पूछेंगे, एक एक टर्म पूछ लेंगे और अच्छे से जवाब देना होगा, खासकर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से ज़रूर पूछेंगे, ठीक है? खासकर बोले हैं, खासकर समझते हो? करके पूछेंगे, समझे? खासकर पूछेंगे, समझ गए ना? क्या बायोलॉजी वाला? मैं निश्चिंत नहीं रहेगा, उसका बारी आएगा। मैथ वाले सर टीचर, हाँ तुम्हारा देख रहे हैं, जब से घर जाने का चैनल हुआ है ये वो सावन में अंधा हुआ है जिसको सब जगह हरियाली नज़र आ रहा है। आइए, ये समझ गए? अब लास्ट एक और रूल नंबर 5। अरे कुछ नहीं, हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ने के लिए जिद कर रहे हैं, रुक जाइए।
चलिए आप ही का बात। मुझे क्यों लग रहा है कि सब जिद कर रहा है पढ़ने की। देखिए यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर, ई क्या है, एक्सपोनेंट। फिर से ध्यान रखिएगा, हम लोग को शॉर्ट में पढ़ना है, मैथ वाले ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट तो y यहाँ पर क्या है, y इज़ फंक्शन ऑफ क्या है, x। x के चेंज होने से ये पूरा टर्म चेंज करेगा, और e टू द पावर है ये mx, और m क्या है, अरे यहाँ देखो कांस्टेंट। 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ध्यान से देख लो थोड़ा देर के लिए, आप ही के फ़ायदे की बात है। तो y इज इक्वल टू वाई फंक्शन ऑफ x हुआ। अब हमको क्या लेना है, dy। तो रूल क्या कहता है, dy अपॉन dx। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सेम एज इट इज़, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, e टू द पावर mx, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हुआ, e टू द पावर mx एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन किसका, mx का। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, e टू द पावर mx, और m तो कांस्टेंट है, और x का वैल्यू क्या होगा, 1। तो फाइनल रिजल्ट m e टू द पावर mx। ये कैसे, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई टू पावर -7x आ गया, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, -7 ई टू द पावर -7x। समझ पाए, तो इनका वैल्यू क्या है, e एक्सपोनेंट है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। लॉग में आप देखते हैं उस पर पावर जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगा उसका, ठीक है। जैसे लॉग हो गया, लॉग बेस e, और हम इस पे e रखते हैं, जैसे ये बेस e इंटू ई, ओहो, तो ये रिजल्ट क्या होता है, सॉरी 1 होता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ln x। तो ln e बोलते हैं इसको, ln रहा, ln 1 आ गया, या फिर कह लीजिए कि ln, तो ln का मतलब बेस e हो गया x, तो इसी को क्या लिखते हैं, log बेस e x। पढ़ाएंगे कल हम अच्छे से, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको भी मत सोचिए, इस पर सोचिए खाली, कल इसको। वैल्यू होगा ना सर, m कांस्टेंट, हाँ m कांस्टेंट है, तो वैल्यू है ना, -7 है। यहाँ देखो -7 ही तो ले आए आगे, m का वैल्यू तो 7 ही है ना, कांस्टेंट है ना, आया ना, ठीक है। चलिए आज इतना ही कर लीजिए, तो चलिए लिख लीजिए इसको लिख लिए हैं। नहीं